हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चे, जैसे कि हम लोग डेली डिस्कस कर ही रहे हैं हमारे साइंस के टॉपिक्स जो भी आपके एंटायर साइंस में है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ उनको सबको कंप्लीट कराने की। डेली आप लोग क्लासेस देख भी रहे हैं, बताइएगा भी ज़रूर, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। गाइस, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किया था लास्ट की क्लास में। आप लोगों ने कैपिलैरिटी देखा था। आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने कैपिलैरिटी कर लिया, ठीक है, ये सारी अदर्स प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने यहाँ पर बात करनी है ये सारे टॉपिक्स में। फिलहाल मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ। देखिए, होता क्या है, जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड भी आते हैं, बट क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चों के माइंड में, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मतलब कितनी लेवल तक जाए हम इसको पढ़ें, कितना डेप्थ तक जाए। तो बेटा बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, जो टर्म है उसकी डिफाइन आपके पास होनी चाहिए, मतलब वो है क्या। सेकंड, उसकी यूनिट क्या है। थर्ड, उसको कैसे कम ज्यादा किया जा सकता है, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन। दैट्स इट। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं आते क्वेश्चन। ओके, वो आप लोग फिर अपने लेवल पे एक बार देख भी लीजिएगा। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है, मुझे नहीं, यूपीएससी को, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोटेशन के बारे में। गाइस, फ्लोटेशन के बारे में जब भी बात करते हैं, फ्लोटेशन, तो ये आपका फ्लोटेशन हो गया। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फ्लोटेशन, फ्लोटेशन में नाम लेते ही जनरली मेरे फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्या होता है इस टॉपिक में। फ्लोटेशन का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है सबसे पहले। तो कोई बच्चा बोलता है बोट आता है, कोई बोलता है कि शिप आता है, कोई बोलता है फ्लो स्विमिंग आता है। लेकिन क्या किसी के माइंड में आता है आर्किमिडीज? नहीं आता तो आना चाहिए भाई। सबसे पहला जो रूल फ्लोटेशन का दिया था वो आर्किमिडीज जी ने ही दिया था, राइट। किसमें दिया था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दिया था। वैसे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। लेकिन कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें यह आता है, मान लो मेरे पास ये एक वेसल है और मैंने इस सॉलिड बॉडी को इसके अंदर डाला। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। मैंने इसमें लिक्विड डाला हुआ है, राइट। तो अभी राइट नाउ अगर आप देखें तो आप ये जानते हैं कि इस बॉडी पर राइट नाउ जब ये पूरी तरह से किसी लिक्विड में डूबी हुई है तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे। एक फोर्स जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स इस पर लगा रहे होंगे। अच्छा सोचो, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या चाह रहे होंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स कह रहे होंगे, यार दोस्त तो है नहीं, इसने आ गया बीच में, पता नहीं कौन आ गया, हम तो उसको जानते भी नहीं है, हटो भाई, हमारी बॉन्डिंग पहले की तरह स्ट्रांग होने दो। तो व्हाट द लिक्विड पार्टिकल्स वांट, दे वांट्स कि भाई आप जाओ और हमारी बॉन्डिंग जैसे पहले थी ना वैसे ही रहने दो। यानी दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अ बॉडी इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको बियॉन्सी फोर्स भी कहते हैं। और एक इस बॉडी का खुद का वेट जी की वजह से ये लग रहा है डाउनवर्ड। तो जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर जाती है उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स एंड वेट। अपथ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से लगा? अभी आपको बताया, लिक्विड के पार्टिकल्स की वजह से। तो अगर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, यानी उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। भाई एक सिंपल एग्जांपल, मेरे पास वाटर है और मेरे पास हनी है, मैंने दोनों में एक बॉडी डाली, अलग अलग साइज की, नहीं सेम साइज की ले लिया, तो कौन से में ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा? तो वी सेड हनी में ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि हनी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कहीं ज्यादा है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड बेटा, जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को डालते हैं तो उसके वेट में चेंजेस आता है। अब आप खुद सोचो, आपके वेट में भी तो चेंजेस आता है ना जब हम लोग स्विमिंग करते हैं। वाई? क्यों आता है? क्योंकि जब भी हम लिक्विड के अंदर जाते हैं तो हमारे वेट में से अपथ्रस्ट फोर्स माइनस हो जाता है, इसलिए वी फील लाइटर। बट ये टेम्परेरी चेंजेस हुआ ना, मतलब जब तक आप पानी के अंदर तब तक ही, तो बाहर निकलोगे तो वापस वही वेट होना है। तो दैट मीन ये हमारा लॉस इन वेट हो जाता है, हमारे एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट फोर्स माइनस होता है। मतलब जिसमें ज्यादा अपथ्रस्ट होगा उसमें यू फील मोर लाइटर। क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, सी वाटर है और आपका दूसरा कौन सा वाटर है, एक तो सी वाटर ले लिया आपने, एक रिवर वाटर ले लिया, किसमें ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स होगा? तो भाई सी वाटर में ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स होगा। दैट्स व्हाई सी वाटर में आपको कम एफर्ट लगानी पड़ेगी एज कंपैरिजन ऑफ योर रिवर वाटर। बेटा किसी भी बॉडी का जितना वेट होगा, कौन सा वाला वेट? जो लिक्विड के अंदर गया हुआ है, उतनी ही जगह में क्या होगा, जो पानी है, जो लिक्विड है,
वो अपवर्ड आ जाएगा। यानी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड displaced. Now the next डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है, और सीजीएस यूनिट हो गई आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही बात है ना भाई, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कभी किसी से कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी वर्ड आएगा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब वी नोज वेरी वेल, कभी कंपैरिजन कर रहे हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी भी इसको बोल सकते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन ये आता है कि वाटर तो अलग अलग डेंसिटी शो करता है भाई, तो कौन सी वाली डेंसिटी लेंगे हम, भाई वो वाली लेंगे जो सबसे ज्यादा है। कब होती है वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा, एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। हाइड्रोमीटर आपका वो डिवाइस होता है जो उस रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। लेक्टोमीटर आपका वो डिवाइस होता है जो हाइड्रोमीटर पर बेस्ड है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पर बेस्ड है। ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए बेटा अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, बट एक दो क्वेश्चंस भी कराते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन था आप लोग के एग्जाम में कि एक कास्ट आयरन है जिसकी, दिस इज योर एनडीए पास ये क्वेश्चन, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 है, तो बताओ इस कास्ट आयरन की डेंसिटी क्या होगी। ये बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ध्यान से देखो, आपने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, इसलिए या तो रिलेटिव डेंसिटी लिखो या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखो। आपने लिखा यहाँ पर डेंसिटी ऑफ व्हाट, बॉडी, और यहाँ आपने लिखा डेंसिटी ऑफ व्हाट, वाटर। तो ये ये क्या हो गया, ये हाँ जी, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7, और बॉडी की डेंसिटी निकालनी है भाई हमें तो, और डेंसिटी ऑफ वाटर आप क्या लेंगे, नॉट, ये पहले तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऐसे सिस्टम में दिया है या सीजीएस सिस्टम में दिया है। हम सीजीएस में निकाल रहे हैं, हमने सीजीएस में ले लिया, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सोचो अगर यही आपका एसआई सिस्टम में होता तो क्या होता, अगर ये आपका एसआई सिस्टम में होता तो ये आपका हो जाता 7000 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज कर दिया ना किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। आ रही है ना बेटा बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन सच में आता है, और भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं देखो, मान लो कि मेरे पास एक वेसल है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। इस वेसल में 2 लिक्विड फिल कर दिए, जो ऊपर वाला आपका लिक्विड है वो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हो गई D1, नीचे वाला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हो गई D2, राइट। मान लो दोनों की वॉल्यूम सेम है भाई, दोनों की वॉल्यूम सेम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोनों की वॉल्यूम सेम है, राइट, और बताओ मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे यार अलग अलग करके निकाल के प्लस कर देते हैं, नहीं डायरेक्ट करो, क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, d1 प्लस d2 अपॉन 2। समझ में आई मेरा बात, सॉल्व नहीं करना पूरा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, d1 प्लस d2 अपॉन 2। अब इसी का आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन को देखते हैं, इसी से कंपेयर करेंगे बेटा। मान लो मेरे पास ये एक वेसल है और इसमें 2 लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी दे दी d1, दूसरे की डेंसिटी दी d2। चलो डेंसिटी ले लेते हैं, मान लो इसकी डेंसिटी 0.6 है और इसकी डेंसिटी 1 है, यानी कि वाटर है, दोनों की यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से एक बॉडी फ्लोट कर रही है यहाँ पर कि उसकी हाफ वॉल्यूम ऊपर और हाफ वॉल्यूम नीचे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया बताओ कि इस एंटायर बॉडी की डेंसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, सेम वॉल्यूम में हम मिक्सचर में भी निकाल सकते हैं, बॉडी में भी तो इसी तरह का होगा। भाई देखो हम क्या मान के चलते हैं, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो ये रॉन्ग है, बट यहाँ पर तो हम लोग एप्लीकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन तो ये सब चीजें सही हो जाती है। सही का मतलब ये होता है कि हम लोग ना जो माइनर चेंजेस होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब एक बात सोचो, मेरे पास एक वुड का पीस है और मैंने उसको ऑयल के अंदर डाला, तो उसने ऑयल अपने अंदर ले लिया कि नहीं, तो उसकी डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी के इक्वल हो गई। तो अभी हमने यहाँ पे वुड की डेंसिटी को भूल जाते हैं, हम बोलते हैं ऑयल की डेंसिटी और उसकी डेंसिटी एक हो गई, यही मान के चलते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने वापस से इसको कहा और हमने कहा अरे हम तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे, तो हमने फॉर्मूला लगाया D इज इक्वल टू 0.6 प्लस 1 अपॉन 2,
यानी आंसर कितना आ गया 1.6/2, दैट्स मीन 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होप आपको समझ में आया हो। बेटा ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, वो भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल मत बोलना इसको, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ ना, राइट। और जो मैंने स्विमिंग वाला आपसे क्वेश्चन पूछा दैट इज अगेन योर पास्ट ईयर क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, मैं जर्नल ई क्लास पढ़ाती हूँ तो पूछती भी हूँ, और आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करती हूँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आइस हमेशा पानी में फ्लोट क्यों करती है, तो आप बोलोगे बहुत इजी सा है, कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। यही मतलब तो होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो भाई बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बॉडी डूब जाएगी। अगर हम बोले दोनों की डेंसिटी समान बराबर हो गई तो क्या होगा, तो बॉडी जो है ना अपर सरफेस पे फ्लोट करेगी बट इनसाइड, राइट। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हम पानी में बर्फ डाल दें, ठीक है, और बर्फ को पिघलने दें तो वाटर के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने एक क्वेश्चन सुना, हमने इसको देखा, हमारी एनसीईआरटी में इसको बोला गया लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास ये एक ग्लास है, सुनना ध्यान से। इस ग्लास में मैंने इतना पानी डाला, लो भाई ये रहा पानी, अपर पार्ट इसका पूरा फ्री है, उसमें मैंने यहाँ पर फिल कर ली है पूरी तरह से, पूरी तरह से, दैट इज आइस। क्या भर लिया बेटा, आइस फिल कर ली मैंने, कर ली। अब देखिए यहाँ पर जब हमने इसमें आइस फिल कर ली और हमने इसको आइस को मेल्ट होने दिया, लेट्स छोड़ दिया, आइस को मेल्ट होने दिया। जैसे ही आइस मेल्ट हुई, क्वेश्चन इज दिस, वाटर के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब बात को ध्यान से समझना, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आइस मेल्ट होगी तो वाटर का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सोचो ना प्रैक्टिकली, ये तो घर में भी करके देख सकते हो गाइस, डेफिनेटली बढ़ेगा। फिर एनसीईआरटी ऐसा क्यों बोल रही है कि लेवल नहीं बढ़ेगा, इसलिए बोल रही है। देखिए अब अनदर एग्जांपल लिया, उसमें इतना वाटर ले लिया, देख रहे हो पूरा ग्लास फुल ऑफ वाटर है, और उसमें सिर्फ 2 पीस ऑफ आइस डाल दी, अब इस आइस को मेल्ट होने दिया, क्या अब वाटर का लेवल बढ़ेगा, वी सेड नो। जानते हैं नो, वाई, क्यों नहीं बढ़ रहा, इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये जो आइस है इसने वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं करी, इस वाली आइस ने आपके पूरे वाटर को ठंडा कर दिया। जब तक आइस की एबिलिटी ना हो कि वाटर की डेंसिटी को चेंज कर सके, इतनी अमाउंट ना हो, तब तक लेवल पे कोई चेंज नहीं। इसमें इतना माइनर चेंजेस होता है जिसको वापस मैंने बोला ना माइनर को हम इग्नोर कर देते हैं, इस वाले केस में हम कहते हैं कि नॉट चेंज। तो दैट्स मीन अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसा कि आ भी चुका है, कि आइस पानी में जाकर जब मेल्ट होती है तो वाटर के लेवल पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा, तो आप बोलेंगे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम थी, उसकी क्वांटिटी कम थी। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अगर उन्होंने क्वांटिटी मेंशन करी कि भाई द अमाउंट ऑफ आइस बहुत ज्यादा है पानी से, तो आप बोलोगे लेवल इज ऑलवेज इंक्रीजेस। बट अगर अमाउंट वेरी नहीं करी, उन्होंने मेंशन ही नहीं करा कि अमाउंट कितनी है, तो आप बोलोगे नो चेंज। समझ में आ रही बात, तब आपके माइंड में क्या आएगा भाई, नो चेंज, क्योंकि तब हम चेंज नहीं बोलेंगे। चेंजेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आइस की जो अमाउंट थी वो वाटर की अमाउंट से क्या थी, बहुत कम थी, इसलिए वो जो आइस थी वो एबल ही नहीं थी कि वाटर के टेम्परेचर को चेंज कर सके, है ना। होप ये बात आपको समझ में आई बेटा। ये वाला क्वेश्चन ना जब भी एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स के माइंड में, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी भी यही कहती है, एनसीईआरटी में ये सब दिया है, और इस वाले क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते ना बुक में, एनसीईआरटी में बहुत सारे, अगर ऐसा हुआ तो ये अगर का आंसर हो गया आपका, ठीक है। हाइड्रोमीटर पे भी बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट ओनली हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर पे भी क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे हाइग्रोमीटर किसे मेजर करता है, तो देखो बेटा बहुत इजी है, जैसे हाइड्रो रिलेटिव डेंसिटी हो गया, हाइग्रो आपका हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपकी जो ह्यूमिडिटी है ना चारों तरफ कितनी है उसको मेजर करता है, दैट इज हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं, यस यूज कर रहे हैं, कहाँ, मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए करते हैं ना, बहुत सारी ब्रांड्स है हमारे पास जो लैक्टोमीटर के साथ बोलती है कि चेक करके देखो हमारा मिल्क कितना प्योर है। तो एक्चुअली लैक्टोमीटर आपको बताता है कि आपके मिल्क में कितना मिल्क है और कितना वाटर है, ठीक। तो होप फ्लोटेशन वर्ड आप लोग को समझ में आया, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की बात हुई। एक दो क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, बट हाँ और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, किस दिन रखेंगे उसकी क्लास भी, पास ईयर क्वेश्चंस की क्लास रखेंगे और आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी के बारे में बात करें, इलास्टिसिटी में जर्नली आपके थ्योरी बेस ही क्वेश्चन आते हैं,
इलास्टिसिटी, अच्छा एक बात बताओ यार, इलास्टिसिटी हम लोग जानते हैं कब से स्टार्ट किया था? जब हमने बचपन में इलास्टिक वर्ड सीखा था, किसके सीखा था? इरेजर से। कि अगर हम इरेजर को घुमा फिरा दें, तोड़ मरोड़ दें, फिर भी छोड़ दें, तो इरेजर फिर वापस से उसी शेप में आ जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। लेकिन सोचो, मेरे पास एक इरेजर है, हाँ, और मैंने ना बहुत जोर से उसको खींचा, तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं, रबर टूट जाएगी बीच में से, है ना, या रबड़ इतनी स्ट्रेच हो जाएगी कि अब आप फोर्स हटा दो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी। उसे प्लास्टिक बोलते हैं। जब भी हम इलास्टिसिटी में बात कर रहे होते हैं तो ऐसा बोल लेते हैं, मान लो ये मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, इस पे यहाँ से मैंने उस पर फोर्स लगाया। जैसे ये फोर्स लगाया ना, ये फोर्स पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इस फोर्स पर यूनिट एरिया को बेटा हम लोग प्रेशर बोलते हैं ना, लेकिन जब ये इलास्टिसिटी में होता है तो इसको बोल देते हैं स्ट्रेस। और जैसे ही ये स्ट्रेस लगाया, बॉडी की शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। इन चेंजेस को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेन। आप खुद सोचो, स्ट्रेन क्या था? चेंजेस था ना। किसके बाद आया? स्ट्रेस के बाद आया। एक और बात आपको बताऊं, स्ट्रेस जो है ना वो टेम्परेरी है, मतलब सॉरी, स्ट्रेन जो है वो टेम्परेरी चेंजेस है। अगर टेम्परेरी नहीं होगा दैट्स मीन इलास्टिक नहीं है बॉडी, यही मतलब हुआ ना। तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई। और ये स्ट्रेस के बारे में हुआ बेटा, ये स्ट्रेन के बारे में हुआ। स्ट्रेन को हम बोलते हैं कि ये तीन तरह का होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला हो जाता है डेल एल अपॉन एल। क्यूबिकल यानी वॉल्यूमेट्री चेंज, दिस इज डेल वी अपॉन वी। शेयरिंग, शेयरिंग थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। शेयरिंग क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। कैसे? मान लो मेरे पास ना एक पैरेललोग्राम रखा हुआ है, ये रखा भाई ए बी सी डी पैरेललोग्राम। मैंने लगाया इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, पैरेललोग्राम टर्न हो गया, बट रहा तो पैरेललोग्राम ही ना। देखो सी डैश डी डैश रहा तो पैरेललोग्राम ही, चेंजेस आया तो आया किसमें? सिर्फ पोजीशन के रिस्पेक्ट में आया। पहले ये पोजीशन थीटा 1 थी, अब ये पोजीशन थीटा 2 हो गई। तो जब शेप में चेंजेस ना हो, वॉल्यूम में चेंजेस ना हो, सिर्फ पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। कोई सा भी स्ट्रेन हो बेटा, सारे स्ट्रेन जो होते हैं ना वो यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यूनिटलेस। अब हुक्स जी ने कहा कि ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन उन्होंने इलास्टिक लिमिट बताने के लिए एक रूल दिया। उन्होंने कहा अगर आप किसी भी बॉडी में जितना स्ट्रेस में चेंज करते हो उतना ही स्ट्रेन होता है। इसका उन्होंने ग्राफ भी ड्रॉ करा। बेटा जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, एक छोटी सी बात याद रखेगा, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट फैक्टर आता है, मतलब जो डिपेंड नहीं करता, और वाई एक्सिस पे आता है डिपेंडेंट। अभी आप देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेन डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन के ऊपर स्ट्रेस डिपेंड नहीं कर रहा। तो यानी यहाँ आएगा स्ट्रेस और यहाँ आएगा स्ट्रेन। आपने ग्राफ ड्रॉ किया, अगर ये ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है तो आप बोलेंगे ये है आपका हुक्स रीजन, यानी जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये ग्राफ ऐसे हुआ तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट गया। फिर अगर ये एक फिक्स हो गया तो मतलब प्लास्टिक हो गई बॉडी, अब कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। अब आप जानते हो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल का लगाओगे तो कांस्टेंट आएगा ना। इंग्लिश में नहीं आप लोग वर्ड यूज करते मोडाल्स टाइप करके, तो यहाँ जो कांस्टेंट आया उसको वर्ड यूज किया गया मॉडुलस। ठीक है बेटा, क्या यूज किया गया? मॉडुलस। ठीक, देखिए बेटा थोड़ा डिटेल टॉपिक है बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दूँ। बताना आज की क्लास का आप लोग को समझ में आया कि नहीं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।